अगला टॉपिक है जीविका पद्धति। महापाषाण कालीन समाज में जीविका पद्धति मुख्य रूप से कृषि और पशुचरिता पशुपालन पर आधारित थी। ठीक है, तो महापाषाण का जो काल था या समाज था वो मेनली खेती करना और पशुओं के पालने पर आधारित था। ठीक है, बाकी चीजें भी होती थी जैसे शिकार, मछली पकड़ना। ठीक है, ये सारी चीजें होती थी, पर मेनली अगर हम दो सेक्टर्स की बात करें तो कृषि और पशुपालन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के शिल्प, हाथों से क्राफ्ट जो किए जाते थे, वो सारी चीजें उद्योगों से भी जुड़े थे। पुरातात्विक और पर्यावरणीय साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि वे कृषि, पशुपालन, शिकार, मछली पकड़ने में निपुण थे। ठीक है, जो इतनी भी चीजें मिली हैं उनसे यही बताया जा सकता है कि उस समय के लोग खेती करने, पशुपालन में, शिकार करने और मछली पकड़ने में एक निपुण थे। आप कहें कि परफेक्ट थे। ठीक है, बात करें पहले पॉइंट कृषि की, तो महापाषाण कालीन लोग सिंचाई आधारित कृषि में निपुण थे। सिंचाई करके जो कृषि की जाती है उसमें ये लोग निपुण थे। साथ के साथ विद्वानों का मानना है कि उन्होंने दक्षिण भारत में टैंक सिंचाई की प्रणाली शुरू की, जिससे खेती में क्रांतिकारी बदलाव आया। ठीक है, जो विद्वान है या जो लोग आप कहेंगे थ्योरिस्ट है, वो ये मानते हैं कि महापाषाण काल के जो लोग थे उन्होंने टैंक सिंचाई, जो प्रक्रिया है सिंचाई करने की, उसको शुरुआत करी थी, जिससे क्या हुआ था कि एक प्रकार से हम कहें कि सिंचाई आधारित जो कृषि है उसमें काफी ज्यादा बदलाव आया, क्रांति आई थी। उनके कब्रों को ऐसे जगह पर बनाया जाता है जहां खेती नहीं की जाती थी, ताकि उपजाऊ भूमि बर्बाद ना हो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो कब्रें उस समय बनाई जाती थी उन्हें ऐसी जगह बनाया जाता था जहां पे उपजाऊ मिट्टी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी एक इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है खेती करने में। तो अगर हर उपजाऊ मिट्टी के ऊपर जो कब्रिस्तान है या कब्रों का जगह है वो बनाने लगेंगे तो उपजाऊ मिट्टी खराब हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। इसके लिए क्या करा जाता है कि जो कब्रें थी उन्हें ऐसी जगह बनाया जाता था जहां खेती नहीं की जा सकती, ताकि उपजाऊ मिट्टी बर्बाद ना हो। कृषि के फसलों की अगर हम बात करें, तो फसलों की बात करें तो पहला आता है चावल। उनके प्रमुख भोजन में चावल शामिल था, जो सिंचाई आधारित फसल है। सिंचाई करके जो फसल उगाई जाती है वो चावल, ठीक है, वो डेली बेसिस पे खाया जाता है, भोजन में एक इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता था। फिर अन्य फसलों की बात करें तो रागी, गेहूं, बाजरा, मटर, कपास जैसी फसलें भी उगाई जाती थी उस समय। ये जो मैंने फसलों के नाम बताई, ये सारी फसलें भी उस समय उगाई जाती थी। और ये क्या थी, एक प्रकार से हम कहें कि ये फसलें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, बिकॉज क्योंकि पूरा का पूरा समाज ही कृषि पर आधारित था। ठीक है, तो और ये जो फसलों की हमने बात करी, ये अनाज के रूप में है। फिर बात करें पशुचरिता, पशुपालन। उनके पशुपालन में प्रमुख रूप से मवेशी जैसे गाय, भैंस थे, जो समाज के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ठीक है, उस समय के जो पशुपालन का काम था उसमें मेनली हम बात करें गाय और भैंस को पाला जाता था। ठीक है, साथ के साथ बकरियां भी हो गई, इन चीजों को पाला जाता था। आगे देखें, इसके अलावा भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ते और घोड़े भी पाले जाते हैं। ठीक है, मेनली गाय और भैंस को पाला जाता था। उसके बाद अगर हम देखें जो चीजें, जो जानवर पाले जाते थे उसमें भेड़ हो गई, बकरी हो गई, सुअर या कुत्ते हो गए, घोड़े हो गए, इनको मेनली काम के लिए किया जाता था। और पशुपालन में गाय और भैंस को इंपॉर्टेंस दी जाती थी। कई स्थानों पर इन जानवरों के अवशेष भी पाए गए हैं। फिर तीसरा आता है शिकार और मछली पकड़ने की। अगर हम बात करें शिकार के लिए, बाड़ाग्रो, भाले, शिकार के लिए बाण हो गए, धनुष बाण हो गए, भाले हो गए, पत्थर के गोलों का उपयोग किया जाता था। जंगली जानवर जैसे सुअर और लकड़बग्घे का शिकार करके अपने भोजन की जरूरत पी के जाती थी, वो जो पूरी थी वो की जाती थी। शिकार और मछली पकड़ना भी एक जरूरी चीज था, क्योंकि उनके जो निर्भरता थी वो इस चीज पे भी थी। तो जंगली जानवरों को पकड़ा जाता था, जैसे सुअर और लकड़बग्घा हो गया, इनको भोजन के लिए पकड़ा जाता था, डेली बेसिस पे वो खाया जाता। मछली पकड़ने के लिए जाल और बंसी का उपयोग किया जाता था, जिससे यह साबित होता है कि मछली भी उनके आहार का हिस्सा थी। जाल आल बना रखे थे लोगों ने, तो मछली पकड़ना भी एक क्या था, उनके जीवन का एक हिस्सा था, काम था। आगे देखें, आगे अगला पॉइंट है हमारे पास प्रौद्योगिकी, उद्योग, शिल्प। महापाषाण कालीन समाज में विभिन्न उद्योग और शिल्प मौजूद है, जो समाज की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अब इनके बारे में हम कुछ बात करते हैं। ठीक है, तो पहला उद्योगों के और शिल्प, इन दोनों चीजों के बारे में बात करनी है हमें। पहला आता है धातु प्रौद्योगिकी। महापाषाण कालीन लोग लोहा, तांबा और सोने का कुशलता से उपयोग करते थे। उन्होंने औजार और उपकरणों के निर्माण के लिए धातुओं का व्यापक रूप से उपयोग किया था। ठीक है, तो जो महापाषाण काल का जो समय था, उस समय में जो लोग थे उन लोगों ने लोहा, तांबा और सोने का जो उपयोग था उसको काफी कुशलता से किया था। प्रत्येक चीज में या फिर हर एक इंपॉर्टेंट चीज में उसका यूज किया था। उसके साथ साथ
उन्होंने औजार और उपकरणों का निर्माण के लिए इन जो धातुओं की हम बात कर रहे हैं जैसे लोहा, तांबा और सोना है, इसका उपयोग किया था। विशेष रूप से कृषि कार्य के लिए लोहे का उपकरण जैसे फावड़े, हसिया, कुठार महत्वपूर्ण थे। अब क्या होता था फिर, कृषि के काम के लिए भी लोहे के उपकरण बनाए गए जैसे कि फावड़े हो गए या फिर हसिया हो गए या फिर कुठार हो गया। लोहा प्रौद्योगिकी के विकास ने कृषि उत्पादन में बड़ी मदद की थी। ठीक है, लोहा का जो उद्योग, हम कहें कि लोहे लोहे का जो प्रयोग था उसने कृषि के क्षेत्र में काफी ज्यादा हेल्प करी थी। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है काष्ठ शिल्प, बढ़ईगिरी। लकड़ी के लकड़ी के उपयोग में भी महापाषाण कालीन कुशल थे। ठीक है, लकड़ी का उपयोग का जो काम था उसमें महापाषाण कालीन के जो लोग थे वो भी कुशल थे। लकड़ी के औजार जैसे कुठार, छैनी या वसूले का इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ी के बने घरों और उपकरणों के लिए इन शिल्पों की आवश्यकता होती थी। ठीक है, तो लकड़ी का उपयोग जो था, लकड़ी के जो सामान थे वो भी काफी ज्यादा रोल प्ले करा करते थे। हम यहाँ धातुओं की बात कर रहे हैं। फिर आता है मृतिक शिल्प, मिट्टी के बर्तन, मृतिका शिल्प। महापाषाण कालीन लोग मिट्टी के बर्तन निर्माण में निपुण थे। ठीक है, मतलब मिट्टी से बने बर्तनों का निर्माण में वो लोग निपुण थे। मतलब उन्हें काफी अच्छे तरीके से वो चीज आती थी कि किस प्रकार मिट्टी से कोई बर्तन बनाया जा सकता है। इनमें मृदभांड, मिट्टी के बर्तन विभिन्न आकारों और प्रकार के होते थे जैसे काले लाल मिट्टी के बर्तन, पॉलिश वाले बर्तन या चित्रित मृदभांड। इनका उपयोग खाने पकाने और भोजन परोसने के लिए किया जाता था। ठीक है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग शेप के मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं, उनके अवशेष देखने को मिले हैं। साथ के साथ काली मिट्टी के बर्तन हो गए, काली और लाल मिट्टी के बर्तन हो गए, पॉलिश वाले जो बर्तन हो गए, या फिर बर्तन जिनके ऊपर चित्र बना होता था, इस प्रकार के बर्तन देखने को मिलते हैं। ये किस काम आते थे? खाने पकाने और खाने को परोसने के लिए। फिर आता है आखिर जो है वो है अन्य शिल्प। इसके अलावा मन के बनाना, चटाई बनाना, पत्थर काटना, मृण मूर्तिका का निर्माण करना मध्य पाषाण कालीन समाज में प्रचलित था। ठीक है, जो हमने ऊपर बात करी उन चीजों को छोड़कर भी काफी सारे काम जो थे वो हुआ करते थे। ठीक है, जैसे कि मन के बनाना हो गया, ये भी मन के एक धातु के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो धातु का भी प्रयोग हो रहा है। साथ के साथ चटाई बनाना हो गया, पत्थर को काटना हो गया, या फिर मृण मृतिकाओं का जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों को बनाने का काम, जो पत्थर की मूर्तियां हैं उनको बनाने का भी काम होता था। मध्य पाषाण कालीन लोग विभिन्न अलंकरणों के लिए मिट्टी और पत्थर का उपयोग करते थे। ठीक है, मिट्टी और पत्थर का उपयोग मिलने किया जाता था। उसके बाद फिर हम कहें कि लोहे का उपयोग औजार बनाने के लिए खेती के सेक्टर में काफी ज्यादा किया गया उससे। ठीक है, फिर उसमें धातु भी आ जाती है, तांबा, लोहा और सोना आदि का भी प्रयोग किया गया था। फिर आता है व्यापार और विनिमय नेटवर्क की अगर बात करें तो गैर स्थानीय वस्तुओं की उपस्थिति। खुदाई में कब्रों से मिली कई अन्य वस्तुएं क्षेत्रों के अन्य क्षेत्रों से लाई गई थी, जो ये संकेत देती है कि महापाषाण काल में व्यापार और विनिमय का कार्य चलता था। इससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय के लोग दूर दराज क्षेत्रों से वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। अब समझ लीजिए, गैर स्थानीय वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं कब्रों में मिली है जो कि उस स्थान के लोगों से बिलोंग नहीं करती, वो अन्य स्थान के लोगों से बिलोंग करती है, परंतु वो उस क्षेत्र की कब्रों में मिली है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो महापाषाण काल के जो लोग थे वो अन्य स्थानों से चीजें लाते थे और अपने क्षेत्र में या तो उनका व्यापार करते थे या उनको यूज करते थे। तो चीजों का जो लेन देन था, दूर दराज के क्षेत्रों से जो चीजों का लेन देन था, वस्तुओं का लेन देन था, वो होता था। फिर आता है तटीय स्थलों से व्यापारिक गतिविधियां का संकेत। विद्वान आर एन महतो और आर एन मतलब विद्वान आर एन महतो और के एन जॉर्ज के अनुसार तटीय स्थल प्राचीन काल में मुद्रा जो विनिमय के केंद्र थे। मतलब जो मैंने आपको नाम बताए, के एन जॉर्ज या फिर आर एन महतो, ये लोग मानते थे। ठीक है, और इन्होंने अपने आप कहे कि एक चीज बताई कि जो तट का जो क्षेत्र है, मतलब समुद्र के पार भारत में अगर हम बात करते हैं तो भारत में जो तट का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कहीं ना कहीं विनिमय का केंद्र था। मतलब वहां से चीजें मतलब विनिमय की जाती थी। इन स्थलों पर व्यापारिक गतिविधियों के निशान मिले हैं जो दर्शाते हैं कि ये स्थान व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थे। ठीक है, ये जो तट का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में आप कहें कि व्यापार के निशान मिले हैं जो कि ये बताते हैं कि हाँ, इन क्षेत्रों से क्या होता है, व्यापार होता था। इन क्षेत्रों से आप कहें विनिमय, चीजों का लेन देन होता था। फिर आते हैं कांस्य धातु की उपलब्धता। कांस्य की उपस्थिति यह बताती है कि तांबे के साथ टीन और आर्सेनिक का मिश्रण
कहीं और से लाया जाता था जो व्यापार का हिस्सा था। इसका मतलब है कि उस समय धातु का आयात निर्यात भी होता था। ठीक है, कांस्य का जो निर्माण होता है वो होता है तांबे और टीन के, मतलब तांबे के साथ टीन या फिर आर्सेनिक का जो मिश्रण है उसको मिलाकर ये जो कांस्य धातु है ये बनाई जाती है। परंतु ऐसा नहीं है कि कांस्य हर जगह पे ही बनाई जाती है, ठीक है, परंतु कांस्य के धातु के जो चीजें हैं वो अलग अलग स्थानों पे देखने को मिले। तो इससे ये पता चलता है कि हाँ, धातु का भी लेन देन होता था, धातु को किसी अन्य स्थान से लाकर आयात या निर्यात किया जाता था। चौथा आता है समुद्री व्यापार का प्रमाण। ग्रीक रोमन रचनाएं और तमिल ग्रंथों से ये प्रमाण मिलता है कि समुद्रवर्ती व्यापार उस समय प्रमुख रूप से विकसित हो चुका था। ठीक है, जो ग्रीक भाषा में लिखे गए जो हम कहें ग्रंथ है या फिर तमिल ग्रंथ जो है उनको अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें ये देखने को मिलता है कि मध्य महापाषाण काल का जो समय था उस समय में क्या था कि व्यापार करने के लिए जो तट था या समुद्र था वो काफी ज्यादा विकसित हो चुका था। मतलब समुद्र के द्वारा व्यापार करने की जो व्यवस्था थी वो काफी ज्यादा हो चुकी थी और काफी आगे बढ़ चुके थे। आर्केमिड जैसे स्थानों पर कांटेदार बर्तन और अन्य मृणपात्र सामग्री के अवशेष मिले हैं जो समुद्री व्यापार की पुष्टि करते हैं। ठीक है, समुद्र से निकली हुई चीजों का भी काफी ज्यादा क्या होता था कि व्यापार किया जाता था। आगे देखें, अंतर और अंतः क्षेत्रीय निर्माण विनिमय। विद्वानों का मानना है कि दक्षिण भारत में ईसा पूर्व 3री सदी तक अंतर और अंतः क्षेत्रीय व्यापार पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। एक टाइमलाइन बताई गई किस प्रकार कि दक्षिण भारत में ईसा पूर्व 3री सदी तक अंतर और अंतः क्षेत्रीय व्यापार का क्या हुआ था कि पूरी तरह से स्थापित हो चुकी थी। व्यापारियों ने लंबी दूरी के कारोबार में पहल की जिससे विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तुओं का विनिमय शुरू हुआ। तो जो व्यापारी लोग थे जो व्यापार करते थे, ठीक है, उन्होंने लंबी दूरी तय कर कर व्यापार करने की जो चीज थी या व्यापार करने की जो व्यवस्था थी उसको चुना। और इसके कारण क्या हुआ कि अन्य स्थानों से लाई गई चीजों को देखने को मिलता है जिससे विभिन्न क्षेत्रों की वस्तुएं का विनिमय संभव होता है। फिर आता है लंबी दूरी का व्यापार। व्यापार में लंबी दूरी का महत्व था और व्यापार स्थल और समुद्री मार्गों का निर्माण था। व्यापारियों ने विभिन्न क्षेत्रों के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया जिससे व्यापार नेटवर्क भी विस्तार हुआ था। ठीक है, लंबी दूरी को तय करके जो व्यापार था, बिजनेस था, वो किया जा रहा था उस समय व्यापारियों के द्वारा, जिसमें समुद्र के मार्ग भी यूज किए जा रहे थे और जमीन के ऊपर जो मार्ग थे उनका भी उपयोग किया जा रहा था। आगे बात करें सामाजिक संगठन और आदिवास पद्धति। पहला पॉइंट इसमें क्या है इस टॉपिक में, सामाजिक संरचना का विकास। हम बात कर रहे हैं सामाजिक संगठन और आदिवास पद्धति, मतलब समाज का किस प्रकार का संगठन था और आदिवास जो रहने की जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी। तो पहला पॉइंट है सामाजिक संरचना का विकास किस प्रकार हुआ। महापाषाण काल में गोत्र और रिश्तेदारी के बंधन धीरे धीरे उत्पादन और व्यापार के संबंधों के आगे कम हो गए। अब क्या हुआ कि महापाषाण काल का जो समय था उसमें गोत्र, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि गोत्र का क्या होता था कि भाई एक गोत्र के लोग पर्टिकुलर लोगों को मतलब पर्टिकुलर पूर्वज को मानते थे या भगवान को मानते थे, उसकी पूजा पाठ करते थे। ठीक है, तो गोत्र और रिश्तेदारी का जो संबंध था या बंधन था वो धीरे धीरे उत्पादन और व्यापार के संबंध के आगे कम हो गया था। उस समय के लोग शिकार और संग्रहण, कृषि और शिल्प उत्पादन में सक्रिय थे। तो क्या हुआ था कि भाई जो रिश्तेदारी थी या जो गोत्र था वो उस प्रकार के संबंध खत्म हो गए और व्यापार के संबंध जो थे और उत्पादन के जो संबंध थे वो काफी ज्यादा आगे बढ़ गए। साथ के साथ उस समय लोग क्या करते थे, शिकार का संग्रहण करना हो गया, कृषि करना हो गया या शिल्प उत्पादन हो गया, इन कामों में सक्रिय रूप से आप कहे कि अपना काम करते थे। दफन, अगला पॉइंट है दूसरा, दफन प्रक्रिया और सामाजिक भेद। महापाषाण काल में अंत्येष्टि की विधियों में विभिन्नता पाई गई जो समाज में वर्ग भेद का संकेत देती है। कुछ कब्रें बहुत विस्तृत और बहुप्रकोष्ठीय थी जबकि कुछ साधारण कब्रें थी जिनमें कलाकृति बहुत कम थी। इससे यह पता चलता है कि समझातीय नहीं था बल्कि उसमें विभाजन और पदानुक्रम था। अब देखिए इस चीज को समझिए कि समाज में जो भेदभाव था वो इस समय में भी देखा गया है। ठीक है, कब्रों के ऊपर ये भेदभाव देखने को मिल जाता है कि कुछ कब्रें तो काफी अच्छे से सजाई गई हैं, उनके ऊपर काफी अच्छा डिजाइन बना हुआ है, वहीं अन्य कब्रों की बात करें तो
काफी सारी कब्रें जो थी वो साधारण थी। तो ये बताता है कि समाज में उस समय वर्ग का बंटवारा था। पर्टिकुलर वर्ग जो आप कहें धनी वर्ग था या पैसे वाला वर्ग था, उनकी कपड़े काफी अच्छी हुआ करती थी। और वह वर्ग जो कि धनी नहीं था, उस वर्ग की जो कब्रें थी वो सिंपल थी या साधारण कब्रें थी जिनके ऊपर कलाकृति नहीं थी। ठीक है, तो इस प्रकार का भेदभाव देखने को भी मिला था। तीसरा पॉइंट आता है हमारा कब्रों में कलाकृति की विविधता, जो कि हमने ऊपर भी थोड़ी सी बात करी थी। बड़ी आस्था कलश कब्रों में मृतक पात्रों की विविधता और उच्च गुणवत्ता ये संकेत देती है कि दफनाए गए व्यक्ति की सामाजिक हैसियत ऊंची थी। ठीक है, अब देखिए, सामाजिक हैसियत ऊंची थी, ये चीज किस तरह पता चलेगी? वो उसकी जो आप कहें कब्र बनी थी उसके ऊपर रखी गई चीजें, उसकी सजावट, उसके ऊपर बनी कलाकृति और उसकी उच्च गुणवत्ता की जो चीजें थी उससे पता चलती है। वहीं साधारण कब्रों में बहुत कम वस्तुएं पाई गई थी। ठीक है, कब्र के अंदर क्या दबाया गया है ये भी चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि अगर व्यक्ति आप कहें कि धनी व्यक्ति था, अच्छा पैसे वाला व्यक्ति था, तो उसकी कब्र के अंतर्गत काफी सारी और उच्च गुणवत्ता वाली बहुत सारी चीजें दफनाई गई थी, परंतु साधारण कब्रों में उतनी सारी चीजें देखने को नहीं मिली थी, जो कि सामाजिक दर्जे में भिन्नता का संकेत था। चौथा आता है बस्तियों का आकार और संगठन। महापाषाण काल के लोग बड़े समूह में रहते थे। ठीक है, महापाषाण काल जो काल है, टाइमलाइन था, उसके जो लोग थे वो बड़े समूहों में रहते थे, बड़े बड़े ग्रुप्स में रहा करते थे। उनके पास संगठित श्रमिक समूह थे जो पत्थर के ताबूत और अन्य महापाषाणीय संरचना को बनाने में सहायक होते थे। अब क्या होता था कि जो पूरा का पूरा ग्रुप है, ठीक है, उसमें पर्टिकुलर लोग थे जो श्रमिक थे, कहें संगठित श्रमिक थे, जो कि पत्थर के ताबूत बनाने में हेल्प करा करते थे, सहायक थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनका समाज संगठनात्मक था और बड़े समूहों में कार्य करता था। मतलब समाज जो था वो संगठन का था, ठीक है, संगठन की तरह रहता था, और तो और साथ में वो जो बड़े समूह थे वो कार्य करते थे। पांचवा आता है स्थायी और अस्थायी आवास। उनके आवास लकड़ी के खंभों पर आधारित और छतें फूस या खरपतवार से ढकी होती थी। क्या देखने को मिलता है हम लोगों को? क्या पता चलता है कि जो घर के आवास थे, घर जो थे वो लकड़ी के खंभों पर आधारित थे, बड़े लकड़ी के मोटे मोटे खंभे थे, उनके ऊपर उनका घर का पूरा स्ट्रक्चर तैयार था। साथ के साथ जो छतें बनाई गई थी वो फूस या फिर खरपतवार से बनाई गई थी। ब्रह्मगिरी और मास्की के खंभों के सुराख मिले हैं। ठीक है, जो हम कहें कि एक प्रकार से जो सुराख हो गए, ठीक है, प्रूफ्स हो गए, प्रूफ्स मिले हैं कि किस प्रकार के खंभे होते हैं। ब्रह्मगिरी और मास्की के खंभों के भी सुराख मिले हैं, जो लकड़ी के भवन निर्माण का संकेत देते हैं कि लकड़ी के भवन बनाए गए थे, लकड़ी के मकान बनाए गए थे उस समय। इस काल में आवास निर्माण के लिए लकड़ी का उपयोग एक महत्वपूर्ण तत्व था। इस काल में मतलब मेनली हम ये कहें कि लकड़ी का इंपॉर्टेंस घर के बनवाने में काफी ज्यादा था। फिर आता है धात्विक संसाधनों की बढ़ता उपयोग। महापाषाण काल में धात्विक संसाधनों का उपयोग तेजी से बढ़ा। धातुओं के बढ़ते उपयोग के साथ आदिवासों का आकार और संख्या बढ़ने लगी थी। ठीक है, अब क्या हुआ था कि संसाधन जो यूज में थे उनका उपयोग बढ़ा क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। धातुओं के बढ़ते उपयोग के साथ साथ जो आसपास में जो लोग रह रहे थे उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई थी, जिससे यह काल कृषि और धातु के उपयोग का विस्तार का समय था। अब इस काल में क्या हो रहा था, जब जनसंख्या बढ़ी, जो चीजें उपलब्ध थी उस समय उनका यूज बढ़ा, तो इस काल में क्या हुआ, कृषि और धातु का उपयोग बड़े स्तर पर होने लगा था, उसका विस्तार हुआ था। फिर आता है ग्राम्य ऋतु प्रवास और स्थल वितरण। विद्वानों ने यह दावा किया कि महापाषाण कालीन लोग बड़ी नदी के किनारे और उनकी सहायक नदियों के पास रहा करते थे। ठीक है, जो महापाषाण काल में जो लोग थे वो कहाँ रहा करते थे? बड़ी नदी के आसपास के क्षेत्र में, या फिर उस नदी की जो सहायक नदियां होती थी उसके आसपास के क्षेत्र में रहा करते थे। उनके आदिवास ग्राम्य ऋतु प्रवास पर आधारित हो सकते हैं, जिससे वे अपने कृषि कार्य के लिए स्थान बदलते रहते थे। ठीक है, मतलब कि जो कृषि के लिए अगर हम बात करें, कृषि के क्षेत्र में पानी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, कृषि सेक्टर में अगर हम बात करें कि सिंचाई के लिए और बहुत सारे कामों के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो मेनली जो महापाषाण काल के जो लोग थे वो या तो नदी के किनारे रहा करते थे या फिर वो अपना स्थान इसलिए चेंज करते थे ताकि वर्षा, जिस क्षेत्र में वर्षा हो रही हो उस क्षेत्र में जाके वो कृषि कर पाए, तो इसलिए वो अपना स्थान भी चेंज करते रहते थे। फिर आता है अगला टॉपिक, महापाषाण कालीन धार्मिक विश्वास और प्रथाएं। ठीक है, धार्मिक विश्वास और प्रथाओं की बात करते हैं तो महापाषाण काल के लोगों ने धार्मिक विश्वास उनके द्वारा बनाई गई कब्रों और उन पे रखी गई चीजों से समझे जा सकते हैं। ठीक है, कि भाई लोगों का किस प्रकार का धर्म से रिलेटेड जो विश्वास था वो हमें किस प्रकार पता चलता है, ये देख के पता चलता है कि कब्रों के ऊपर किस प्रकार की चीजें रखी गई हैं और कब्रों के अंदर किस प्रकार की चीजें रखी गई हैं। ये कब्रें ना केवल मृतकों के प्रतीक उनकी आस्था को दर्शाती थी, बल्कि
इस बात का संकेत भी देती थी कि मृत्यु के बाद जीवन में भी विश्वास रखते हैं। ठीक है, ये जो कब्रें थी ये भी दर्शाती हैं कि मतलब एक तो जीवन से पहले व्यक्ति का क्या जीवन था, ये भी चीजें कब्रें दिखाती हैं। ठीक है, और आफ्टर लाइफ या फिर हम कहें मृत्यु के बाद व्यक्ति का जीवन था, लोग इसी बात पे विश्वास करते थे, इसीलिए काफी सारी चीजें कब्रों में रखा करते थे। उनका मानना था कि मृतकों को उनकी जरूरी चीजों के साथ दफनाया जाना चाहिए ताकि इनका परलोक में उपयोग किया जा सके। लोग मानते हैं, आज भी ऐसे हैं, काफी सारे आपको देखने को मिल जाएगा, लोग मानते हैं और मानते थे भी कि जब व्यक्ति को एक प्रकार से कहें कि दहन किया जाए या दफनाया जाए तो उसकी पसंदीदा चीजें जो उसको पसंद थी या जो चीजें उसके यूज के लिए थी वो चीजें उसकी कब्र में दफनाई जाए ताकि जो परलोक है उसमें वो व्यक्ति इन चीजों का प्रयोग कर सके। इस प्रथा से यह स्पष्ट होता है कि वे मृतकों का सम्मान करते थे और उनकी आत्माओं की देखभाल करते थे। लोग ये मानते हैं कि मतलब कहा जाता है कि वो उनके जो मृतक था, जो जिसकी मौत हो चुकी थी, ठीक है, उसका सम्मान करते थे, उसकी आत्मा की देखभाल करते थे। इसके अलावा वे जीववाद में विश्वास करते थे जिसमें प्रकृति, जानवर और वस्तुओं में आत्मा या जीवन मानने की परंपरा शामिल है। ठीक है, जीववाद से जीवा वो जो महापाषाण काल के जो लोग थे वो जीववाद पे एक प्रकार से भरोसा करते थे। भरोसा किस प्रकार की, प्रकृति में जान है, जानवरों में है, वस्तुओं में है, इन सभी चीजों में जान है, वो इस प्रकार की जो आस्था है उसको मानते थे। इसके उदाहरण के रूप में महापाषाण कालीन कब्रों में मवेशियां, भेड़ बकरियां और अन्य जंगली जानवरों की अस्थियां मिलती हैं। ठीक है, जो कब्रें देखने को मिल रही हैं उससे पता चलता है कि उसमें मवेशी हो गए, भेड़ बकरी हो गए या फिर अन्य जो जंगली जानवर है उनको इन कब्रों में दफना दिया जाता था, तो उनकी अस्थियां देखने को मिली है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जानवर मृतकों के भोजन के रूप में कब्रों में रखे जाते थे। ठीक है, इन जानवरों को कब्रों में इसलिए रखा जाता था ताकि जो मृत व्यक्ति है, जो उसकी बॉडी है, वो आफ्टर लाइफ में इन चीजों को भोजन के रूप में खा सके। संगम साहित्य, दक्षिण भारत का पुराना साहित्य भी इन परंपराओं को दर्शाता है। ठीक है, आप कहें संगम साहित्य नाम से दक्षिण भारत का एक पुराना साहित्य है जो कि क्या दिखाता है, इन परंपराओं को दिखाता है, आफ्टर लाइफ की जो परंपराएं है उनके बारे में बताता है। यह बताता है कि उस समय मृतकों की स्मृति में पत्थर का उपयोग करने की परंपरा दक्षिण भारत में थी, जैसे विरकाल और महापत्थर नामक स्मारकों के रूप में। अब क्या है कि ये जो ग्रंथ है ये बताता है कि उस समय जब मृतकों की स्मृति में पत्थर का उपयोग करने की परंपरा, मतलब जो व्यक्ति है, ठीक है, गुजर गया है, जो मृतक हो चुका है, मर चुका है, उसकी स्मृति के लिए पत्थर का उपयोग किया जाता था बताने के लिए कि ये उसकी स्मृति है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें भी देखी गई हैं और ये कहाँ कहाँ मिली है, वीरकाल और महापत्थर नामक स्मारकों के रूप में देखने को मिलती है। फिर आता है महापाषाण कालीन राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था भी थोड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। महापाषाण काल के स्मारकों के आकार और उनमें रखी गई वस्तुओं की भिन्नता उस समय की राजनीतिक स्थिति का संकेत देती है। ठीक है, महापाषाण काल को के स्मारक के आकार और उन स्मारकों में रखी गई जो वस्तुएं हैं, भिन्नता उस समय की राजनीतिक जो स्थिति है उसको बताते हैं। बड़े और भव्य स्मारक समाज में महत्वपूर्ण और शक्तिशाली व्यक्ति का दर्शाते हैं। अब देखिए, सिंपल सा समझ लीजिए इस बात को कि जो उच्च व्यक्ति होता था, हम महापाषाण काल की अगर हम बात करें तो लोग अगर धर्म के सेक्टर में आप जानना चाहेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कब्रों के बारे में, ठीक है, और आफ्टर लाइफ के बारे में, क्योंकि धर्म के में वो इसी चीज से रिलेट करते हैं कि आफ्टर लाइफ भी एक जीवन होता है व्यक्ति का। तो ये जो कब्रें हैं ये कब्रें दर्शाती हैं व्यक्ति की स्थिति, कि व्यक्ति कितना उच्च था या कितना नीच था। ठीक है, नीचे कितना था या ऊपर कितना था। तो अगर व्यक्ति अमीर है, उसके पास बहुत सारी चीजें हैं, तो जब वो गुजरेगा, जब वो मरेगा, तो उसकी कब्र के अंतर्गत बहुत सारी अच्छी चीजें, महंगी चीजें रखी जाएंगी। वहीं अगर व्यक्ति निचले दर्जे का है, गरीब व्यक्ति है, अगर वो उसकी डेथ होती है, उसकी कब्र के अंतर्गत आपको कम से कम चीजें और साधारण चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है, ये शक्तिशाली व्यक्तियों के दर्शाता है। यह इंगित करता है कि उस समय के लोग जनजातियों में बटे हुए थे और हर जनजाति का एक सरदार जो प्रमुख थे, जो उनके संसाधन और अधिकारों का जो प्रमुख होता था। ठीक है, हर मतलब ये चीजें बताती है कि उस समय जो जनजाति व्यवस्था थी, उस जनजाति व्यवस्था में लोग पटे हुए थे। साथ के साथ प्रत्येक जनजाति का एक प्रमुख लीडर होता था। ठीक है, वही मेन जो फैसले हो गए या फिर और बाकी सारी उस जनजाति से रिलेटेड जो चीजें हैं उनके बारे में वो जानकारी देता था, प्रमुख होता था। महापाषाण काल का अंतिम दौर प्रारंभिक इतिहास काल का समानांतर था। संगम साहित्य में इन सभी सरदारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जितने भी सरदार थे उन का उल्लेख संगम साहित्य में देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब एक कहें कि हर जनजाति से रिलेटेड जो सरदार है उसका जो उल्लेख है, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो आपको संगम साहित्य में देखने को मिल जाती है। उस समय बड़े सरदार का स्थान महत्वपूर्ण होता था और उनकी अंत्येष्टियां विशेष रूप से की जाती थी। हालांकि उस समय समाज में कठोर वर्ग विभाजन नहीं था। ठीक है, जो
हम बात कर रहे हैं महापाषाण काल की, तो उस समय का जो समाज था, ठीक है, उसमें आपको कठोर वर्ग विभाजन नहीं मिलेगा। मतलब वर्ग का विभाजन तो था, एक न्यूनतम लेवल तक था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कठोर वर्ग विभाजन है कि ये व्यक्ति निचला है तो ये व्यक्ति उचला है तो इनके बीच में बहुत दूरी देखने को मिलेगी, इस प्रकार की चीजें नहीं थी। यह एक साधारण जनजातीय समाज था जिसमें कोई बड़ा सामाजिक अंतर नहीं था। ईसवी सन की पहली शताब्दी तक दक्षिण भारत में वर्ग आधारित समाज का कोई प्रमाण नहीं मिलता। महापाषाण काल के दौरान बड़े सरदारों का उदय हुआ जो बाद में बड़े क्षेत्र और जागीरों के अधिकार जमाने लगे, ठीक है। इसमें यह भी बताया गया है कि ईसवी सन की पहली शताब्दी तक जो दक्षिण भारत में वर्ग आधारित जो व्यवस्था थी, या वर्ण व्यवस्था हम कहें, जो सॉरी वर्ण व्यवस्था नहीं कहेंगे, वर्ग आधारित जो सामाजिक व्यवस्था थी उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, ठीक है। उससे पहले सब बराबर थे, परंतु उसके समय में हम आगे आते हैं तो महापाषाण काल के दौरान हमें क्या देखने को मिलता है? देखने को मिलता है जनजातीय व्यवस्था। जनजातीय व्यवस्था किस प्रकार की? कि प्रत्येक जनजाति का एक सरदार हो रहा है, ठीक है, वो सरदार प्रमुख निर्णय ले रहा है। और बाद के समय में क्या हुआ कि उन सरदारों ने बड़े क्षेत्रों और जागीरों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया, ये कहकर कि ये हमारा क्षेत्र है। और उसके बाद जो जनजाति का जो क्षेत्र था वो ऐसे ऐसे बढ़ता चला गया। फिर हम देखें महापाषाण संस्कृति का विस्तार, ठीक है, वो विरासत, महापाषाण संस्कृति की जो विरासत है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महापाषाण संस्कृति का प्रभाव आज भी कुछ जनजातियों में देखा जा सकता है, जैसे मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में मारिया गौड़, उड़ीसा के बुडूस, झारखंड के उरूव और मुंडा, ठीक है। ये वो जनजातियां हैं, एक प्रकार से हम कहें कि उन जनजातियों का रूप आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। इन जनजातियों के स्मारकों में डोलमेन, पत्थर के वृत्त और ऊंचे स्तंभ शामिल है, ठीक है। जो मैंने आपको जगह बताई है, इन जगहों पे उन जनजातियों के आपको स्वरूप देखने को मिल जाते हैं, प्रभाव देखने को मिल जाते हैं। दक्षिण भारत में के नीलगिरी पहाड़ियों में बसे टोडा लोगों ने महापाषाण काल की परंपराएं जीवित है। आज भी आप अगर पढ़ेंगे या देखेंगे तो नीलगिरी पहाड़ियों में बसे जो लोग हैं टोडा, वो महापाषाण काल की जो परंपरा है उसको जीवित रखे हुए हैं, उसकी जो व्यवस्था है उसको जीवित रखे हुए हैं। उनके अंत्येष्ट प्रथाओं में महापाषाण कालीन लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि कब्रों के साथ भोजन सामग्री और पत्थर के घेरों से कब्र की पहचान करना, ठीक है। जो कब्रों के साथ भोजन सामग्री रखी गई थी ये आज भी देखने को मिल जाती है। साथ के साथ पत्थर के घेरों से जो कब्रों की पहचान है वो भी देखने को मिलती है। सीमाओं की बात करते हैं, महापाषाण जो संस्कृति है उसकी सीमाओं की बात करें, अध्ययन के बारे में, अध्ययन की सीमा है कि जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो हम कहाँ आके रुक जाते हैं। महापाषाण संस्कृति के अध्ययन में बड़ी चुनौती यह है कि अधिकांश साक्ष्य कब्रों से प्राप्त है, ठीक है। महापाषाण जो काल है उसके बारे में अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी साक्ष्य मिले हैं, जितने भी प्रूफ्स मिले हैं, ठीक है, वो कहाँ से मिले हैं? कब्रों से मिले हैं, जिससे उनके दैनिक जीवन के बारे में सीमित जानकारी मिल पाती है। हम कब्रों के बारे में तो जानकारी प्राप्त कर लेते, परंतु उनका डेली लाइफ किस प्रकार का था, जब व्यक्ति मरा नहीं था उसने किस प्रकार का जीवन व्यतीत किया था, जिया था, ये सारी चीजें जानकारी सीमित ही मिलती है, मतलब लिमिटेड ही है। उनके जीवन को समझने के लिए हमारे पास ग्रीक रोमन लेखक और संगम साहित्य के लेख हैं जो महापाषाण संस्कृति के अंतिम दौर के आसपास के, ठीक है। देखिए महापाषाण जब संस्कृति खत्म होने वाली थी उसके अंतिम दौर में, या हम कहें कि आखिरी समय में, ये जो ग्रीक हो गए, रोमन लेखक हो गए या संगम साहित्य हो गए, ये लेख लिखे गए, ठीक है। उससे पहले के हमें अच्छी खासी जानकारी देने वाले जो लेख है वो देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा कई निवास स्थलों की खुदाई से प्रमाण भी सीमित है, मतलब जहाँ पे खुदाई की गई वहां पे भी लिमिटेड चीजें ही मिली हैं, जो कि हमें जो चीज मिली है वो हमें बस उसी के बारे में जानकारी दे सकती है, उससे अलग जानकारी नहीं दे सकती, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं मिली, जिससे उस समय की सांस्कृतिक उपलब्धियों को समझना मुश्किल हो जाता है। केरल जैसे क्षेत्र में निवास स्थलों की अनुपस्थिति के कारण महापाषाण संस्कृति का अध्ययन करना और आधुनिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अब क्या होता है कि लिमिटेड चीजें मिली है तो चीजों को समझना, उनके दैनिक जीवन को समझना, उनकी अर्थव्यवस्था को और डिटेल में समझना, ये थोड़ा कठिन हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। यूनिट 4 की हम बात कर रहे थे, ये कंप्लीटली खत्म हो चुका है। हमने काफी डिटेल्स में इसको बात करी, जितने भी पॉइंट्स थे ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके बुक में दिए गए हैं, इसीलिए हमने इन सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कवर अप किया है। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। साथ के साथ आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, जाइए जुड़िए। अगर आपका कोई भी डाउट है आप करंटली मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको मैसेज बॉक्स में आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। एग्जाम रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड, कोई और रिलेटेड, कॉलेज रिलेटेड जो भी डाउट्स है आप हमसे पूछ सकते हैं, तो चाहिए फॉलो करिए। साथ के साथ हमारे 2
टेलीग्राम के चैनल्स उपलब्ध है, आप जाइए चैनल टेलीग्राम पे हमसे जुड़िए। टेलीग्राम पे भी आप हमसे पूछ सकते हैं, हम वीडियो रिलेटेड अपडेट्स, नोट्स रिलेटेड अपडेट्स, कॉलेज के जितने अपडेट्स हैं वो वहाँ पे देते रहते हैं, तो आपको हेल्प मिल जाएगी इन चैनल्स के काफी द्वारा। ठीक है, फिर यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। अपकमिंग वीडियोस के लिए एग्जामिनेशन के दौरान हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को, जो चीजें हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे हमारे चैनल पर, तो सब्सक्राइब करके जाइए। साथ के साथ ये जो पीडीएफ आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये पीडीएफ आपको हमारे वेबसाइट पे और एप्लीकेशन दोनों पे अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ काफी हेल्पफुल है, आप जाइए पीडीएफ के द्वारा पढ़िए, पीडीएफ लीजिए। ठीक है, ये लिंक आपको सारी की सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, या फिर आप क्रोम पे जाके द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL नोट्स भी सर्च करेंगे तो भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। और प्ले स्टोर पे जाइए, हमारे ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को डाउनलोड करिए, ये हमारे जो ऐप है उसका लोगो है। ठीक है, इसको डाउनलोड करिए। ऐप के अंतर्गत आपको इतनी सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि जिसके लिए आप इधर उधर वेबसाइट्स पे जाते हैं, सर्च आउट करते हैं, वो सारी आपको नहीं करना पड़ेगा। ऐप के अंदर ही आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। साथ में नोट्स भी हमने वहाँ पे प्रोवाइड करा रखे हैं, तो आपको नोट्स भी हेल्पफुल रहेंगे। तो जाइए डाउनलोड करिए, स्टडी करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।